हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सभी का एक और रोचक पढ़ाई के सफ़र में। जहां आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन की अध्याय 2, जो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में बात की गई है। आपने कभी ये सोचा है कि जब आप बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वे हमें दवाई देते हैं और हम फिर ठीक हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों की, इन सारी प्रक्रियाओं के बीच में हमारे दिमाग में एक छोटा सा प्रश्न तो ज़रूर आता होगा कि आखिर इन सारी चीज़ों को, इन सारी संस्थाओं को चलाता कौन है। हमारे मन में अक्सर ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जब हम ये सोचते हैं कि बहुत सारी जगहों पे तो हमें मुफ्त में इलाज हो जाते हैं और बहुत सारी जगहों यानी बहुत सारे हॉस्पिटल में हमें बहुत सारे ढेर सारे पैसे देने की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके हम अपना वहाँ इलाज कराने में सक्षम हो पाते हैं। जो हम दवाइयाँ खाते हैं, क्या वो दवाइयाँ ऐसे ही मार्केट में आ जाती हैं या उसके पीछे कोई ऐसी संस्थाएं कार्य करती हैं जो इन सारी दवाओं को कैसे मार्केट में चलाना है, कैसे मार्केट में इनके बेचना है, इनकी प्राइस क्या होंगी, इनके नॉर्म्स क्या होंगे, कौन सी दवाइयाँ हमारे लिए आवश्यक है, कौन सी दवाइयाँ सही हैं या नहीं है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है बहुत ही विस्तार से, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस अध्याय में बात की गई है, बताने की कोशिश की गई है। ये जो हमारा आज का वीडियो होने जा रहा है वो उन सभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ में उन बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यदि आप आगे कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस अध्याय में क्या क्या बताया गया है और किन किन बातों की हमें जानकारी दी गई है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारा जो अध्याय है उसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका है। जैसा कि हमने शुरू में ही बात किया था कि हम आज इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यानी कि लोकतंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है हमारे लिए यानी जनता के लिए कल्याण का कार्य करे, यानी उनको बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने और गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से ये कल्याण हो सकता है। यानी कि ये सारे वर्क जो है जब सरकार कराती हैं या उपलब्ध कराती हैं तो ये क्या एक कल्याण के रूप में देखा जाता है, जनता के कल्याण के लिए। यदि कोई नागरिक शिक्षित होता है तो अपने आय सृजित करने में सक्षम होता है, बहुत सारी जानकारी वो जानता है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो इन सारे कार्य को करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ होता है तो वो होता है स्वास्थ्य। फिर अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है परंतु उसके पास रोजगार ही नहीं है तो भी समस्या है, तो रोजगार प्रदान करना। फिर हमारी मूलभूत अधिकार जो है, घर होना चाहिए, सड़कें जहाँ से हम किसी भी चीज़ों को पाने के लिए जल्दी से जल्दी शीघ्र पहुँच सकें। फिर बिजली होनी चाहिए ताकि हम पढ़ सके, अन्य कार्यों कर सके, हमारे फैक्ट्रियाँ चल सके। बहुत सारे काम होते हैं बिजली से जो होना अनिवार्य है। ऐसे ही बहुत सारे कार्य हैं गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट करवाते हैं यानी सरकार करते हैं। इस अध्याय में परंतु हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। यानी कि हम मूल अगर कोई चीज़ को देखना है हमें इस अध्याय में तो वो है स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में बात करेंगे कि हमारे देश में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, यदि वो है तो उनमें क्या गुणवत्ता है, उनकी क्या समस्याएं, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। जैसा कि हमने शुरू में ही बात किया था कि ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आइए थोड़ा सा उनके दृष्टि से भी बात कर लें, जो कि आपको भी आगे चल के ये इम्पोर्टेंट होगा, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे शिक्षा की यदि हम बात करें तो ये हमारा फंडामेंटल राइट में गवर्नमेंट ने इसको ऐड कर दिया है, जो कि आर्टिकल 21A के माध्यम से राइट टू एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है
निःशुल्क और अनिवार्य हैं। यानी कि जो मेन की पॉइंट है इस आर्टिकल 21A के, जो कि फंडामेंटल राइट से संबंधित है, यानी कि ये फंडामेंटल राइट यानी हमारा मूल्य अधिकार है, ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा गवर्नमेंट की तरफ से इसको मुहैया कराया जाता है, जिसके लिए यदि गवर्नमेंट नहीं करवाती है तो हम उसके लिए न्यायालय में भी जा सकते हैं, न्यायालय के समक्ष भी जा सकते हैं। वहीं पे आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए सुविधाएं देखी जाती है, जैसे आंगनबाड़ी के माध्यम में। आंगनबाड़ी में आप देख सकते हैं कि बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है आर्टिकल 45, तो इसके लिए आप न्यायालय के समक्ष नहीं जा सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक। फिर आर्टिकल 51 क में ये बात की गई है कि माता पिता का भी यानी पेरेंट का भी ये अधिकार, ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को मूलभूत शिक्षाएं से अवगत कराएं, उनको शिक्षा मुहैया कराएं, उनको रोकना नहीं है। पुनः यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के बारे में हमारे इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं DPSP यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बात की गई है, जो आर्टिकल 47 के माध्यम से हमें दिखाई पड़ता है। फिर यदि रोजगार प्रदान करने और गृह निर्माण के बारे में यदि हम देखें तो हमारे DPSP के आर्टिकल 41 और 43 में हमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से दिखाई दे देती है। परंतु हम इन सारे आर्टिकल के लिए हम न्यायालय में ये परिवर्तनीय नहीं होते, यानी कि हम न्यायालय के समक्ष जाके ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट में आर्टिकल 41, 43 या 47 के तहत ये चीज़ें मुहैया नहीं करा रही है। सरकार के लिए हम ये बोल सकते हैं कि सरकार को एक करने की रोड मैप दिया गया है, जो कि सरकार गवर्नमेंट ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस चीज़ को मुहैया करा सकती हैं। तो इसके ये अनिवार्य नहीं है कि गवर्नमेंट इसको करवाए ही, परंतु आज हम बहुत सारे योजनाओं के माध्यम से और बहुत सारे अन्य तरीके से देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट जो है मुहैया करा रही है। चूँकि हम शुरू में ही एक लाइन पढ़े थे, जो कि लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, ठीक। तो ये कल्याणकारी राज्य के लिए DPSP का एक क्लॉज जो है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, जो कि संविधान के भाग 4 में इसके बारे में वर्णित किया गया है और इसके बारे में पढ़ाया गया। चलिए आगे अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं और समय को बिना व्यतीत किए हुए। देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्वास्थ्य क्या है, यानी कि हमें सबसे पहले अपने क्या को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य क्या है यही नहीं पता हो तो आगे हम क्या बात कर लेंगे और क्या जान लेंगे, ठीक। हमें पता ही नहीं है कि बीमार होना क्या है, किसे बोलते हैं, स्वस्थ रहना किसे बोलते हैं, स्वस्थ होते कैसे हैं, बीमार क्यों पड़ते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें तभी सही से समझ में आ पाएगी जब हम ये जानें कि स्वास्थ्य क्या है। तो अगर एक शब्द में या एक लाइन में अगर कहना हो तो स्वास्थ्य का एक अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना ही स्वास्थ्य है। यानी कि हम बीमारियों और चोट आदि से अगर हमारा शरीर मुक्त है तो हम स्वस्थ कहे जा सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। यानी बीमारी के अलावा उन कारक पे भी हमें फोकस करनी चाहिए या उन कारक पे भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है जो हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव डालते हैं। जैसे यदि हम उदाहरण के माध्यम से समझें तो लोगों के लिए पीने के लिए अगर स्वच्छ पानी उपलब्ध हो, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वो समानतः स्वस्थ लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। परंतु यही अगर आप सोचें कि लोगों को स्वस्थ पानी ना मिल रहा हो, प्रदूषण मुक्त हवाएं ना हो, उनको घुटन फूंक भरी अवस्थाओं में रहना पड़ रहा है, तो उनके बीमार पड़ने की संभावना सर्वाधिक हो जाती है ना, क्योंकि वो उनके जो मूलभूत चीज़ें वही अगर सही तरीके से उनको उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तो वो स्वस्थ कैसे रह पाएंगे। हम सब चाहते हैं कि
हम जो भी कार्य करें सुस्ती से करें, ऊंचे मनोबल के साथ करें, सुस्त और आक्रमण्य रहें। चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। यानी कि यदि हम किसी कार्य को जब करने जा रहे हैं तो हमारे अंदर एक वो फुर्ती या एक वो जोश होना चाहिए कि हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं, यानी कि हम अपना 100% दे पाएंगे तभी। अन्यथा यदि आप सोचिए कि यदि आप बीमार हैं और आपको कहा जाता है कि आपको पढ़ना है, किसी एक चैप्टर या अध्याय की पाठ करनी है, आप उस अध्याय को पूरे मन से पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो शरीर है, जो आपका जो बॉडी है वो स्वस्थ नहीं है। यानी कि आप एक चीज़ पर जब फोकस करेंगे तो दूसरी समस्याएं आपके सामने आने लगेंगी। जब आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आपका मन जो है किसी कार्य में नहीं लगेगा, तो आप उस कार्य में आप अपना 100% कभी नहीं दे सकते हैं। हमें अपने कार्य में 100% तभी दे पाएंगे जब हम स्वस्थ हों। जब आप स्वस्थ होते हैं तो याद कीजिए कि आप जब खेलने जाते हैं कितना उत्साहित होते हैं, जब आप पढ़ने जाते हैं, किसी चीज़ को सीखने जाते हैं तो बहुत सारा उत्साह होता है आपके मन में। परंतु जिस दिन आप बीमार होते हैं, आपके पेरेंट भी बोलते हैं कि चलो ठीक है आज स्कूल मत जाओ, आज मत पढ़ो, या आपके अगर दोस्त भी आते हैं बोलते हैं कि चलो खेलते हैं, तो फिर आप मना कर देते हैं साफ साफ कि नहीं मैं आज नहीं खेल पाऊँगा क्योंकि मैं बीमार हूँ, मैं खेल नहीं पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें वो इसी चीज़ को यहाँ बताया जा रहा है कि आप चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और आक्रमण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन का लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। यदि हम मेंटली अगर किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, किसी भी चीज़ों के कारण हम तनाव मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो भी आप स्वस्थ नहीं हो सकते। भले चाहे आप शारीरिक रूप से कितना भी स्वस्थ हैं, लेकिन अगर आप मेंटल रूप से स्वस्थ नहीं तो आप किसी भी कार्य को आप उस चुस्ती फुर्ती के साथ नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक लाइन में कहें तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है। बहुत सारे चीज़ों के कारण आप तनाव मुक्त है, तनावग्रस्त हैं आप, सॉरी मुक्त नहीं, तनावग्रस्त हैं, और आप कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे फिर। तो ये सारी चीज़ें जो है एक स्वस्थ जीवन होने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक दिखाई देते हैं। देखिए ये तो ठीक है, इस चीज़ को हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना साइड में कुछ चीज़ें आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक। तो ये क्या है, क्या आप इन सभी चित्रों या इनमें से कुछ को स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार समूह में चर्चा करें। ये जो साइड में चीज़ें दी हैं ये आपके लिए HW हैं, ये आपको करने हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जिन चीज़ों तथ्य को हम पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं। जब आप इन चीज़ों पर चर्चा करेंगी ये तथ्य को पढ़ने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या समझ पाए हैं और क्या नहीं समझ पाए हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं कि चित्र दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को दर्शाया गया। जैसे यहाँ पे एक गाड़ी है जो कि फर्स्ट यहाँ पे एक प्लस की चिन्ह बनाया गया है जो कि स्वास्थ्य का एक सिंबल है, ठीक है। ऐसे किसी भी गाड़ी पर अगर ये चिन्ह है इसका मतलब वो गाड़ी स्वास्थ्य के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी कि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, जाने वाले हैं या जा रहे हैं। वैसे इन सारे चित्रों के बारे में आप अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लास फ्रेंड के साथ। और अगर आपको उसके बाद भी कुछ चीज़ों में डाउट होता है तो फिर आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने बड़े भाई बहन से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं। पुनः आपके लिए एक ये भी होमवर्क है जो कि आपको इसको पढ़ना है और इसमें समझना है कि कैसे कैसे भारत में किन किन चीज़ों की कितनी कमी है, कितने उपलब्ध हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए आइए आगे देखते हैं। बीमारियों से बचाव और उनकी उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों की आवश्यक सेवाएं और देखभाल उपलब्ध करा सकें।
ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपसे बात किए थे कि ये सारी चीज़ें कैसे कार्य करती हैं, किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नर्सें, योग डॉक्टर तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत होती है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की क्या होती हैं, ज़रूरत पड़ती हैं। हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है जब हम बीमार होते हैं। जैसे कि आप कभी बीमार हुए होंगे तो आप किसी भी हॉस्पिटल में, अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में, या तो आप प्राइवेट या आप सार्वजनिक हॉस्पिटल में गए होंगे। अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न आया होगा कि प्राइवेट और सार्वजनिक हॉस्पिटल क्या होते हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी इसके बारे में जानते भी होंगे। तो चलिए इसके बारे में और आगे जानेंगे हम। इसके बारे में बहुत डिटेल्स इसमें बताया गया है, उस विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। इन सारी चीज़ों को जब आप गए होंगे तो इन सब चीज़ों को आप महसूस किए होंगे, देखे होंगे, बहुत सारे आपके मन में प्रश्न भी होंगे। देखिए, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, दवाखाना और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। यानी कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान उपलब्ध है। हमारे पास इसकी कमी नहीं है, ठीक। और हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाना और अस्पताल भी उपलब्ध हैं। ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र जिन्हें सरकार चलाती हैं। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ हैं, जो सैकड़ों हजारों गांवों में फैले हुए हैं। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से और चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान के बहुत सा असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियाँ उपलब्ध हैं, ठीक। कि सरकार जिन भी संस्था को चलाती हैं, यानी कि जो हॉस्पिटल सरकार के द्वारा चलाया जाता है, कोई अर्ध सरकारी होता है। यानी कि आपको अगर 100 रुपये वहाँ पे अगर इलाज के लिए खर्च हो रहे हैं तो आपको सिर्फ 50 रुपये ही पे करने, यानी आपको 50% उसका पे करना है। बहुत सारे हॉस्पिटल में आपको 100% मुफ्त इलाज किए जाते हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा सरकार ही आपके बिहार पे पैसे वहन करती हैं। आपको फ्री में इलाज करना हो सकता है, पर्चा कटाने में 5 या 10 रुपये की खर्च आ सके। अन्यथा आपको दवा, डॉक्टर, सारी चीज़ें उपलब्ध होती है, मुफ्त में उपलब्ध होती है। इन सारी संस्थाओं को हम सार्वजनिक संस्था कहते हैं। और वहीं पर प्राइवेट संस्था के बारे में हम, यानी निजी संस्थान के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक। आगे देखते हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है, परंतु ये सारी सुविधाएं होने के बावजूद हमें अपने देश में स्वास्थ्य की स्थिति खराब दिखाई देते हैं। अब उसका कारण क्या है, तो आइए देखते हैं। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभास स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे, यानी कि हम इसमें अभी और आगे इसके बारे में जानेंगे कि क्यों ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। हमारे पास उन सारी चीज़ों की उपलब्धता होने के बावजूद क्यों हम असमर्थ हो पा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को हम जो है उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं प्रदान कर पा रहे हैं। के बारे में यहाँ पे एक देखिए दिखाया गया। सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। यानी कि जब आप किसी भी सार्वजनिक अस्पताल में गए होंगे तो आपको कुछ समय के लिए वेट करना पड़ा होगा, लाइन में पड़ा होगा। पर्ची कटाने के लिए लाइन में आपके पेरेंट, यदि आप बच्चे हैं तो आपके पेरेंट लगे होंगे। फिर आपको उसके बाद डॉक्टर के पास इंतज़ार करना पड़ा होगा। जब आपकी बारी आई होगी तब आपको चेकअप किया गया होगा, पुनः आपको फिर दवाई लिखे गए होंगे या जांच लिखे गए, फिर आपको अलग विभाग में जाकर जांच करवाना पड़ा होगा, जिसमें वहाँ भी आपको वेटिंग टाइम ज़्यादा देखने को मिले होंगे। तो उसी के बारे में यहाँ पे दिखाया और बताया गया है। जैसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया कि जो भी ये साइड वर्क हैं, जो भी ये ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं, ये आपको खुद करने हैं। जो भी ये हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आप अभी कक्षा 7 के विद्यार्थी हों,
तो भी आपको ये चीज़ों को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें करने से हमें और भी क्लियरिटी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड वो होमवर्क दिए होते हैं जो कि हमें करने होते हैं। देखिए एक ना बहुत ही अच्छा इसमें स्टोरी के माध्यम से हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि सार्वजनिक संस्थान में और निजी संस्थान में क्या फ़र्क होते हैं और कैसे वहाँ पे टाइम टेकिंग ज़्यादा है और यहाँ पे पैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा देने पड़ते हैं। देखिए अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, यानी कि उनके पास में कुछ साधन है और वो पैसों से ठीक ठाक है, यानी उनके पास वो उतना गरीब नहीं है जितना अमन गरीब है। अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं, यानी कि वो एक टाइम के अगर खाना खाते हैं तो दूसरे टाइम के लिए भी सोचना पड़ता है, परंतु ऐसा रंजन के परिवार के साथ नहीं है। देखिए यहाँ पे वार्तालाप इन लोगों के बीच में, अरे अमन बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा था। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के एक नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने लगे, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। ये कौन बता रहा है? रंजन बता रहा है। किसको? अमन को। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी, मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल है। डैडी कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है, यानी कि निजी अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती है, यानी कि ये एक निजी अस्पताल है और यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है और मतलब वो अपने आप में बेस्ट क्वालिटी है। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमें निजी अस्पताल में जाते हैं, सबसे पहले रिसेप्शन पे, यानी कि जो अस्पताल के मुख्य होते हैं जहाँ बात करते हैं, वहाँ हमें कितने 500 रुपया देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा जगमग था, यानी अस्पताल काफ़ी साफ सुथरा था और एक पॉजिटिव माहौल था जो कि म्यूजिक के माध्यम से उसको बनाया गया था, यानी कि बहुत ही सुंदर अच्छा म्यूजिक चल रहा था कि कोई भी मरीज उस म्यूजिक को सुन के ही सबसे पहले आधा ठीक हो जाए। ये वातावरण का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम और भी आगे बढ़ेंगे और भी आगे आप जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट में कि वातावरण का महत्व कितना हमारे जीवन में होता है। वातावरण के कारण हम कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी हमें बहुत अच्छा फीलिंग होता है, बहुत मजा आता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में और हम आगे किसी न किसी वीडियो में जरूर बात करेंगे। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, बहुत सारे टेस्ट करवाए, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे, यानी डॉक्टर जो थे एकदम दोस्त की तरह बात करते हैं, यानी उनका फ्रेंडली बिहेवियर था। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया, उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला, यानी कि जो महिला टेस्ट के लिए इंजेक्शन से हमारा ब्लड ले रही थी, यानी खून निकाल रही थी, उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की और मजाक किया, जिसके कारण मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो खून निकालनी। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? ये नर्स किससे बात कर रही है? मरीज से बात कर रही है, ताकि वो बच्चा को ये पता ना चल सके कि उसको इंजेक्शन दिया जा रहा है और उसे दर्द की महसूस ना हो। अब आगे देखें, जब सारे परीक्षणों का नतीजा आ गया तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी और आराम करने को कहा, यानी कि डॉक्टर ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ भी बहुत ज़्यादा अधिक नहीं हुआ है, बस छोटी सी एक वायरल है जिसके लिए कुछ ये दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ और आप आराम कीजिए और इन दवाइयों को लीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ तो छोटे जनाब, डॉक्टर बात कर रहे हैं, देखिए डॉक्टर की ये वार्तालाप है। हाँ तो छोटे जनाब, या गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है, या सफ़ेद वाली सोने से पहले, या शरीर के दर्द के लिए है, और यह एक सिरप है, घबराए नहीं, बढ़िया स्वाद का है। मतलब कि सिरप जो है कड़वी नहीं है, अच्छी स्वाद की है, मज़ा आएगा पीने में। फिर मैंने कहा धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है, क्योंकि एक वहाँ का माहौल भी इतना पॉजिटिव था, लोग वहाँ के फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे। तो आधी बीमारी तो उसको वहीं पे ठीक हो गई और आधी और दवा के माध्यम से करना था। अब आगे देखते हैं, अमन की बारी आती है। तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए थे? रंजन ने अमन से पूछा। वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि इसमें बहुत समय लगने वाला था, यानी कि हमें वहाँ पैसा तो नहीं लगता लेकिन समय बहुत लगने वाला था, इसलिए अब्बा ले ही नहीं जाना चाह रहे थे। परंतु मेरे स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब होने का वो वहाँ अमन को ले जाते हैं। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए, हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच करने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहां भी बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहां कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। मतलब डॉक्टर बोल रही है कि मुझे इसका ओपीडी का कार्ड दिखाओ, खून का जो रिपोर्ट आया है वो दिखाओ और जल्दी करो, ज़्यादा समय नहीं लगाओ। ठीक, इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतरने की या गोली देनी है बस, और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल तो बहुत बढ़िया था, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च होगा।
अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए, अमन बोल रहा है। यहाँ देखिए, सार्वजनिक अस्पताल और निजी अस्पताल के बारे में कितना अच्छा समझाने का प्रयास किया गया है। यानी कि बताया जा रहा है, देखिए जहाँ पे आपको सुविधा दिया गया, आपको खून जांच पता ही नहीं चला कब आपके शरीर से खून निकाले गए, कब आप रिपोर्ट तुरंत आ गए, आप डॉक्टर को दिखा लिए, डॉक्टर आपसे कितना प्यार से बात कर रहा है। वहीं इसे 2-3 दिन का समय लग गया उस एक जांच को कराने में, फिर वो डॉक्टर के पास गया, फिर लंबी लाइनों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन इनको पैसा नहीं लगा। ठीक, तो जो व्यक्ति के पास में इनके पास पैसा उपलब्ध था, तो ये पैसे के सहारे अपने इलाज को और करवाएं, अपने समय को बचा लिए। परंतु अमन के पास में पैसा नहीं था, चूँकि इसका परिवार पहले गरीब था, जैसे कि हमें पहले ही बता दिया गया था। तो इनके पास पैसे तो खर्च नहीं हुए ज़्यादा, परंतु इनके समय बहुत ज़्यादा खर्च हो गए। तो ये एक समस्या है सार्वजनिक अस्पताल का, जो कि हमें सर्वाधिक समय लगता है अपने बीमारी को जब हम दिखाने जाते हैं या हेल्थ चेकअप या स्वास्थ्य की जांच कराने जाते हैं। यहाँ एक और आपके लिए HW के रूप में यहाँ आप देख सकते हैं, जब आप बीमार होते हैं तो इसके बारे में आपको चर्चा करना है, खुद लिखना है, फिर इसके बारे में आपको देखना है कि कहाँ हमारे संविधान में इसके बारे में बात की गई है, फिर क्या क्या आगे जो चित्र में हम लोग बात किए उसके बारे में बात करना है। फिर एक छोटी सी यहाँ पर जानकारी दिया गया, हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, कि हमें सरकार को टैक्स क्यों पे करना चाहिए, ये बताया गया। चूँकि हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, यानी टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे तरीक़ों का प्रयोग करते हैं। तो सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती हैं, जिससे सभी नागरिक को फायदा होता है। यानी कि जब हम सरकार को कर देते हैं तो सरकार अपने पास नहीं लगती है, बल्कि वो उन बहुत सारे कल्याणकारी योजनाओं में सरकार खर्च करती है। जैसा कि हम शुरू में ही पढ़े थे कि लोकतांत्रिक सरकार का कार्य क्या होना चाहिए, तो जनता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तो कार्य करने के लिए हम पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आती है, हमारे आपके जैसे, यानी कि आपके माता पिता जो टैक्स पे करते हैं, जो आप डे लाइफ में सामान का प्रयोग करते हैं उस पर आप जो टैक्स पे करते हैं, उन्हीं पैसों से सरकार जो है हमें हॉस्पिटल, शिक्षा, रोजगार, बहुत सारी चीज़ें मुहैया कराती हैं। सड़कें इत्यादि जो चीज़ें सरकार हमें मुहैया कराती है, प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाएं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। जैसा कभी हमने बात किया उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्य एवं सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जैसा कि अभी हमने बात किया, जिनसे ज़रूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। जैसा कि यहाँ बताया गया, सामाजिक कल्याण, यानी कि जैसे अमन के परिवार के जैसे जो गरीब हैं उनके पास पैसे नहीं, अगर सार्वजनिक अस्पताल ना हो तो वो प्राइवेट अस्पताल में कभी भी खुद को दिखा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ जाते हैं उसे 500 रुपये देने पड़े। परंतु इनको तो एक टाइम की अगर भोजन वो करते हैं तो दूसरे समय के लिए सोचना पड़ता है, तो 500 रुपये कहाँ से पेड करेंगे। तो इन सब कार्यों के लिए सरकार को टैक्स जरूर पे करना चाहिए, और इन सब के बदले सरकार हमें ये सारी कार्य करती हैं और हमें ये सारी चीज़ों के मुहैया कराती हैं। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रम को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है, यानी कि जो व्यक्ति बाजार से नहीं खरीद पाते उनको सरकार मुहैया कराती हैं। यदि आप चाहें तो एक ऐसे अन्य उदाहरण दे सकते हैं, तो ये आप लोग को करना है, अन्य उदाहरण देना है। ठीक, खोजना है कि और कौन कौन सी कार्य हैं जो सरकार करती हैं जो हमें कर भुगतान करने चाहिए जिसके लिए। तो देखिए, अभी हमने बात किया था ऊपर कि सार्वजनिक सेवा क्या है, निजी सेवा क्या है, जिसका हमने कभी बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छे एक छोटे से संवाद के माध्यम से हम समझे, जो कि अमन और रंजन के द्वारा बताया गया था। तो भी कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवा को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, यानी कि हम स्वास्थ्य सेवा को 2 वर्ग में बांट सकते हैं। पहला,
आप लोग कमेंट में बताइए पहला और दूसरा क्या है, जो कि आपके सामने भी यहाँ पे दिया गया है, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो आइए सबसे पहले हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में और थोड़ा जानते हैं, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था, इसके बारे में आगे हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए वो समय आ गया कि हम यहाँ विस्तार से चर्चा करें। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि केंद्र और अस्पताल क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। केंद्र का मतलब क्या है, गवर्नमेंट से है, यानी सरकार से है, जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए परीक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर की देखरेख में कार्य करते हैं। यानी कि ये लोग किसके देखरेख में कार्य करते हैं, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे केंद्र कई गांवों की जरूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। यानी जिला स्तर पर कौन सा अस्पताल होता है, जिला अस्पताल होता है, जो कि इन सारे ऊपर दिए गए यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों की देखरेख करते हैं, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक हुआ था जिसमें अमन को लेकर जाया गया था, और एक ऐसे विशेष सरकारी अस्पताल, ठीक, जैसा कि एक अमन गया था, उसी के बारे में बात की जा रही है। सार्वजनिक में स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से हम सार्वजनिक कहा जाता है। अब किन किन कारणों से कहा जाता है आइए देखते हैं। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। यानी कि सरकार जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमें फंडामेंटल राइट से संबंधित है, राइट टू लाइफ जो है हमारा, वहाँ से ये संबंधित है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसके साथ में हमें स्वस्थ रहने का वातावरण भी मिलना भी हमें वातावरण का ही एक अधिकार है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इसको ये फॉर्म में शामिल किया जा सकता है, जिसके लिए यहाँ क्या दिया गया, किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो वचनबद्धता। यानी सरकार प्रदान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या है, वचनबद्ध है, जिसके कारण बहुत सारे सरकारी अस्पताल आज के डेट में उपलब्ध हैं भारत में और वहाँ पर मुफ्त में इलाज किए जाते हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि टैक्स पे करना क्यों जरूरी है, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं और वो अपने इलाज को वहन नहीं कर सकते। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली है, वो भी एक समय सीमा के बाद स्वास्थ्य खर्चों को वहन नहीं कर सकती हैं, ठीक। तो इसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था भारत में मौजूद है, जो कि एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना। यानी इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य जो है उद्देश्य यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं को निःशुल्क यानी बिल्कुल मुफ्त या कम कीमत पर थे। यानी कि सरकारी और एक अर्ध सरकारी में जब भी आप जाएंगे तो आपको कम पैसे देने होंगे, पैसे देने पड़ते हैं, परंतु निजी अस्पताल के मुकाबले कम होता है। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप किन अस्पताल में, जब आप बीमार होते हैं तो किन अस्पताल में जाते हैं आप दिखाने, और किस सुविधाओं का आप सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आगे देखते हैं, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, जिससे गरीब लोग भी क्या कर सके, इलाज करा सके। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इलाज करा सके। स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण काम बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त रखना है या चिकनगुनिया इत्यादि को फैलने से रोकना है। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है। यानी सरकार खुद ही सारे कार्य नहीं कर सकता, उसके लिए हमें अब सरकार की मदद करनी चाहिए और हमें मदद करना के लिए बहुत सारे लोगों को प्रेरित भी करनी चाहिए। तो सरकार जो है हमारे लोगों के सहयोग से ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं, अन्यथा ये असफल हो जाएंगे। यानी सिर्फ अगर सरकार, अब जैसे देखिए 2 अक्टूबर को जो स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, स्वच्छ भारत मिशन का जो उद्देश्य रखा गया है, यदि भारत के नागरिक ही इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो हम देश को कैसे स्वस्थ रख पाएंगे। जैसे हम घर को स्वस्थ रखने के लिए हम कूड़े को कूड़ेदान में ही डालते हैं, कूड़े को कभी भी कहीं भी फर्श पर नहीं फेंकते हैं। जिस भी सामान का प्रयोग करते हैं उसको उसकी जगह पर जब आप व्यवस्थित रखते हैं तो घर आपका साफ सुथरा दिखता है और अच्छा दिखता है। उसी प्रकार यदि हम बाहर में कचरा नहीं फैलाएं, बाहर में कचरा रोड पर नहीं फेंके, उसको कूड़ेदान में ही डालें, अन्यथा उसको एक ऐसे जगह हम रख लें जहाँ की बाद में कूड़ेदान दिखे, वहाँ हम डालें, तो हमारा देश स्वस्थ हो सकता है। तो इस मिशन के लिए लोगों की जो सहयोग है बहुत ज़्यादा जो है। इसी प्रकार बहुत सारे मिशन है जिसमें लोगों की यानी जनता के सहयोग सरकार को चाहिए, तभी जाके उस कार्य को वो सफल कर सकेंगे, अन्यथा असफल हो जाएंगे। यदि हम या आप कचरा फैलाने लगे रोड पे तो सरकार कितना भी सुबह शाम झाड़ू मारने के लिए कर्मचारी को रख ले, वो स्वच्छ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जो है किसी भी कहीं भी गंदगी फैलाने के लिए कुछ भी फेंक रहे हैं। जब हम गंदगी को नहीं फैलाएंगे और सुबह एक बार भी सफाई कर्मचारी यदि अगर साफ करके जाते हैं तो शाम और सुबह तक पुनः वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इसके लिए लोगों की सहयोग की आवश्यकता होती है। ठीक, उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने क्षेत्र के सभी लोग क्या करें, अपने कूलरों व घरों की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। यानी कूलर जो हम चलाते हैं गर्मी के दिन में, उसमें जो पानी बहुत दिन से रह ले तो वहाँ मच्छर बहुत सारे उत्पन्न होने लगते हैं। या छत पे किसी भी चीज़ में पानी रखा गया, या आप अगर गाँव में बिलोंग करते हैं तो आपके घर के छत अगर है तो वहाँ पे, या आपके बाग बगीचे हो गए, या आपके जो द्वार है वहाँ पर अगर कहीं पानी जमा हुआ है तो आप देखते होंगे वहाँ बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं और उन्हीं के कारण क्या होता है, मलेरिया। यानी मच्छर को काटने से ही मलेरिया होता है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि कहीं भी पानी जमे नहीं, यानी कि जहाँ पानी जमने लगता है वहाँ ये सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो उसी चीज़ के लिए हमें लोगों की सहयोग की जरूरत होती है। किसको? गवर्नमेंट को, यानी सरकार को। अब देखिए हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिक कर्तव्य है। जैसा कि हमने बात किया था, संविधान में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है। संविधान में सरकार के एक कर्तव्य के रूप में बताया गया है कि लोगों के हितों को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की कर्तव्य है। यानी कि सारे लोगों की जो स्वास्थ्य सेवाएं जो उनको चाहिए वो उपलब्ध कराना सरकार का ये कर्तव्य होता है। जैसे कि माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा दें, उसी प्रकार वैसे ही यहाँ देखिए गांव के स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को दवाई देती एक डॉक्टर, यानी कि यहाँ एक डॉक्टर है जो कि देखिए दवा दे रही है मरीज को। उसी प्रकार यहाँ एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चों के साथ एक औरत यूनिसेफ के अनुसार हर साल, यूनिसेफ एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो एक सर्वे निकालता है, जो बच्चों के बारे में सर्वे निकालता है, ठीक ना।
जो 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें हम रोक पाना संभव है, यानी कि 10 लाख प्रति साल वैसे बच्चे मर जाते हैं जिनके बीमारी को हम रोक सकते हैं, परंतु हमारे पास वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जैसे देखिए बच्चा यहाँ बीमार है, उसकी माता जी जो है वहाँ पर उसके बगल में बैठी हुई, आप देख सकते हैं इस हॉस्पिटल की हालत देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे एक अच्छा सा बेड भी उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे कोई गद्दा नहीं है इसके ऊपर। तो आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या समस्या है। आइए आगे इसको कैरी करते हैं। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है, यानी कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है, यानी कि राइट टू लाइफ, यानी फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट की सुविधा उसको उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वो मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधाएं भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों का आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी करनी चाहिए। अब यहाँ पुनः आप लोग देख सकते हैं कि आपका होमवर्क है, इसके बारे में जरूर से जरूर बात करनी है, इसके बारे में एकदम चर्चा जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। और किसने चर्चा किया और क्या सीखे इसे जरूर कमेंट कीजिएगा। अब निजी स्वास्थ्य सेवा के बारे में हम बात करते हैं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी स्वास्थ्य दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करते हैं। कि बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं, विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, वो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल और नर्सिंग होम भी हैं। काफी संख्या में प्रयोगशालाएं भी हैं जो परीक्षण करती हैं, वो विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, यानी कि वो लगातार परीक्षण करते रहती हैं और विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने शुरू में जो वहाँ पे एक संवाद था मनोरंजन वाला, वहाँ पे शुरू में कहा गया था कि ये एक 5 सितारा होटल यानी कि 5 सितारा होटल, 5 स्टार होटल है जहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके लिए हमें कुछ एक निश्चित राशि पे करनी होती है। तो यहाँ जो परीक्षण करती हैं वो विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, ये चीज़ बताया गया। जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि। जैसे कि हमने रंजन के केस में देखा था कि वहाँ पे उसने जो भी जांच करवाने थे उसको कैसे बातों में ही नर्स ने खून निकाल लिया, उसे पता भी नहीं चला। फिर उसकी रिपोर्ट भी आ गई उसी समय, लेकिन वहीं सार्वजनिक हॉस्पिटल में ये चीज़ें नहीं हो पाई थी, उसको काफ़ी समय लग गया था। ठीक, तो यदि आप सोचिए कि आप किसी वैसे अस्पताल में जा रहे हैं दिखाने जहाँ आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, आप वहाँ क्या फील करेंगे। और आपको पता है कि हम थोड़ा सा कोई फीस दे रहे हैं, मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट दे रहे हैं, और वहाँ आपके सारे कार्य बहुत अच्छे से हो जा रहे हैं, वहाँ एक वातावरण भी मिल रहा है जो आपको स्वस्थ होने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। यदि आप किसी कचरे जैसे रूम में यदि आप रह रहे हैं तो आप बीमार यदि हैं तो बहुत जल्दी आप ठीक नहीं हो सकते। यदि आपकी साफ सुथरे रूम में है या आपका बेड साफ सुथरा है तो आपके रिकवर होने की जो समय है वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे, यानी आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। एक्सरे आदि दुकानें भी हैं जहां हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं, यानी कि उनका अपने देखिए जैसे कि दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा, यानी कि देखिए इनका ऑपरेशन हुआ है और ये मरीजों की देखरेख किया जा रहा है। देखिए यहाँ कितना साफ सुथरा है, ऊपर का माहौल देख सकते हैं और यहाँ फर्स्ट आप देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे मरीज हैं जो कि सबके लिए इंडिविजुअल कार्य कर रही हैं और यहाँ पे आप देखिए इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये सुविधा है जो कि आपको सार्वजनिक अस्पताल में बहुत ज़्यादा जगह नहीं देखने मिलता था पहले, लेकिन आज के डेट में भी बहुत सारी जगह देखने मिलता है। परंतु सार्वजनिक अस्पताल को बहुत सारे लोड होते हैं तो वहाँ ये सुविधाएं उतनी प्रमुखता से नहीं दिखाई देती हैं, जिसके लिए सरकार को और ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं, जैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थानों मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर सीधा पहले बताया गया है कि बहुत सारे धन इन सेवाओं के बदले में देना पड़ता है या उनके द्वारा लिया जाता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देते हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने में दवाइयों की दुकान देखी जा सकती है, यानी कि आप जिस शहर में रहते हैं कितने दवाई की दुकानें हैं जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कितना दूर जाना पड़ता है आपको अगर कभी आपके घर में या आपके कोई भी व्यक्ति को अगर दवा की आवश्यकता होती है तो। और आपके शहर में क्या वो सार्वजनिक दवा खाना उपलब्ध है या एक किसी की शॉप के माध्यम से है जो कि आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, इसके बारे में देखते हैं। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों की मुफ्त निजी सेवाएं उपलब्ध हो पाती है, शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक होता है, जब आप निजी सेवा के लिए जाएंगे तो वहाँ तो आपको मूल्य देना ही पड़ेगा। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ होते हैं। बहुत सारे लोग जो गरीब हैं वो उसको कैसे खरीद पाएंगे, कैसे उन बहुत सारे पैसे को वहन कर पाएंगे। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। बहुत सारे परिवार क्या करते हैं, ऋण लेते हैं, यानी कि वो लोन लेकर के अपना इलाज करवाते हैं। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए पराया सरकार को प्रोत्साहित करते हैं, जो सही नहीं, यानी वो इथिकली सही नहीं है और किसी भी रूप में वो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि किसी भी बीमारी का इलाज अगर दवा देने से हो सकता है तो उसके लिए बहुत लंबे चौड़े लिस्ट बना देते हैं कि आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बेड चार्ज, फिर डॉक्टर का फी, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे पे करना होता है। तो यदि वो दवा से ठीक हो सकती थी तो उनको भर्ती करने की आवश्यकता है क्या थी, इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। प्रायः देखा जाता है कुछ चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ या इंजेक्शन, सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त है। यानी कि जब एक दवा से ही कोई बीमारी ठीक हो सकती है तो उसके लिए बहुत सारी दवाई देना या बहुत सारी इंजेक्शन देना, ये उनके दवा की बिक्री का एक तरीका है, ठीक, जो कि ये एक सही नहीं है क्योंकि इससे गरीब व्यक्ति अपना इलाज नहीं करवा पाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के जेनेरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि युक्त और उपयुक्त रूप में हो। यानी देखिए जिसके कारण अभी जो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है खोला गया है, जहाँ पर जेनेरिक दवाइयाँ मिलती है जो कि काफ़ी सस्ते में उपलब्ध होती है, जिसका बहुत सारे लोग अब उसका प्रयोग कर रहे हैं और उसका लाभ उठा पा रहे हैं। ठीक, तो यदि किसी भी अस्पताल में आपको कोई दवाइयाँ लिखी जा रही है तो आप उसको कोशिश कीजिए कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से जाकर ले, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं पे करना पड़े। यानी कि 100 की जो दवा है वहाँ पे 10 से 20 रुपये में उपलब्ध होते हैं, जो कि बहुत ही एक गरीब व्यक्ति के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर यहाँ पे आपके लिए डब्ल्यू दिया गया, आपको खुद करना है। जैसा कि देखिए पीएम जन औषधि केंद्र सार्वजनिक सस्ते व जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध किया जाता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बात किया, तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि मिडिल क्लास का वर्ग एक समय के बाद उन पैसों को वहन नहीं कर पाते। अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी को संपत्ति बेच देते हैं, जैसे कि वो लोन लेते हैं या दोस्तों से उधार लेते हैं या अपनी संपत्ति के एक भाग को वो बेच देते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीव ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बनाती है।
गरीब लोगों के लिए परिवार में ये हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। गरीब परिवार में बीमारी जो है चिंता और मुसीबत का कारण बन जाता है, जिससे उसका पूरा परिवार और ज़्यादा भुखमरी और गरीबी के कगार पर पहुंच जाता है या पहुंच सकता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं, ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इनके खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं होता, जैसे कि हमने बात इस पर चर्चा किया था। और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना क्या होती है, अधिक हो जाती है। बीमारी पर होने वाले खर्चों से उनकी हालत और क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं, वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है। ठीक, तो ये एक समस्या, जैसे कि यहाँ पे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इस गर्भवती औरत को एक योग डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, जिसके कारण बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाने से भी डरते हैं। सोचते क्या उतना दूर जाना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा, कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे जगहों पर ये सारी समस्या बन गया है। देखिए, ये तो हम बात कर लें कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन क्या किया जा सकता है। अब ये जो चीज़ नहीं है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों की स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वो अपने सब नागरिक को, विशेषकर गरीब और सुविधाहीनों को गुणवत्तात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। यानी कि हमें दोनों पक्षों पर कार्य करना है, ऐसा करना संभव है। ठीक, जो कि अगले पृष्ठ पर क्या दिया गया है, उदाहरण दिया गया है। जैसे कि केरल के बारे में यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, इसको आप स्वयं कीजिए। फिर यहाँ पर कुछ तरीका बताया गया है। ठीक, ये मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण इसके संविधान में नहीं था। मुख्य कारण, कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वो देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्चा करने में मदद मिलेगी। यानी कि वो सेना नहीं रखेंगे और उसके बदले जो उन पर खर्च होने वाले हैं उनको हम शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत आवश्यक की जो जरूरत की चीज़ें उन पर हम खर्च करेंगे। ठीक, और इसलिए उन्होंने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों के स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पीने की सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास आदि। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। ये भारत का मैप है, इसको आप मैप में देखिए कौन से राज्य कहाँ है उन सबको। फिर यहाँ पे अभ्यास दिया गया है जिसको आपको स्वयं करना है। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी इसको आप जरूर से जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं फिर आगे के वीडियो में। ऐसे ही एक बहुत ही अच्छा और जो आगे का अध्याय है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे शब्द संकलन दिए गए हैं, जो शब्दों के बारे में आपको अगर ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होंगी तो यहाँ पे आप उसको पढ़ सकते हैं और उसके बारे में और ज़्यादा क्लियरिटी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।